ओके, चैप्टर 7 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये अप्लाई होता है, ये बताता है आपको कि दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उनमें से एक होता है जी रिवर्सिबल और एक होता है जी इरिवर्सिबल। सो जो रिवर्सिबल होता है उसकी क्या खूबी है? रिवर्सिबल वो होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सके और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सके। और इरिवर्सिबल क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। फॉर एग्जांपल, बर्निंग का जो प्रोसेस है, कंबस्शन, किसी चीज को आग लगाते हैं तो वो CO2 वाटर बन जाती है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में फेमस है जी हार्बर प्रोसेस। हार्बर प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन, उससे अमोनिया बनता है जो वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस में एग्जिस्ट करेगा? तो जो इक्विलिब्रियम है उसमें तो वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में कैसे? अच्छा, अब हम अगर कोई सी भी इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स सी मैं हार्बर इक्वेशन ही लिखता हूँ, नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, इस केस में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो लेफ्ट साइड है इसको आप कह रहे हो रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है ये हो गए हमारे प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमारे पास हमने बोला है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, तो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। इसको हम इस चैप्टर में इस हिसाब से भी पढ़ेंगे कि दो किस्म की डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये दो किस्म की डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसे फॉरवर्ड कहते हैं। और रिवर्स का मतलब होता है बच्चे प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना। इसको यूं भी लिख सकते हो या इसको यूं भी लिख सकते हो। अच्छा, एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं? जी बेटा, क्या आइडिया आपके पास? कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जो इरिवर्सिबल रेटिंग होते हैं उसके लिए हमारे पास लिमिटेड रेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता अच्छा, मेरा जो आइडिया है ना वो ये है कि कुछ रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूँ हार्बर प्रोसेस की, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये होता है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वही कंडीशंस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होती है। इसलिए उन कंडीशंस में वो रिएक्शन रिवर्सिबल तौर पे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्बर प्रोसेस में आपका जो होता है आई गेस 450 सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन कराने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए 450 टेम्परेचर चाहिए, और उसको वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अमोनिया को वापस कन्वर्ट करने के लिए भी सेम टेम्परेचर चाहिए। सो द कंडीशन फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन इज सेम। दैट इज वाई हम इसको क्या कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल है। ये डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शंस की कंडीशंस पे। ठीक हो गई बात? क्लियर हुई बात? है। जी सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, नो सर। हमने डायरेक्शंस पढ़ ली, फॉरवर्ड रिवर्स, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता और मैं उस ग्राफ में ये शो करना चाहता हूं कि यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, एक मैं कर्व बनाता हूं जो मैं देखता हूं कि ये 0 टाइम पे ये इंक्रीज कर रही है, और एक मैं कर्व बनाता हूं जो कि टॉप से शुरू होती है, जब टाइम 0 होता है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, और फिर वो सो ये कोई जरा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ऐसे बना। अच्छा,
अब ये जो, अब एक ब्लू कर्व है, एक रेड या पिंक कर्व है, तो कौन सी कर्व रिएक्टेंट की है और कौन सी प्रोडक्ट की है? पिंक कर्व रेफरेंस की है, ब्लू कर्व प्रोडक्ट्स की है। ये प्रोडक्ट की कर्व है, राइट, और ये वाली रिएक्टेंट की कर्व है। सो अब हमें इसमें से समझ क्या आ रही है, और एक स्टेज ऐसी आई है जिस पे ये दोनों कर्व्स पैरेलल हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? जब दोनों कर्व्स आपस में पैरेलल हो गई है। ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब है? सो व्हाट डज पैरेलल कर्व मीन? डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है, ऐसी कंडीशन जहां पे नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन। मतलब क्या मतलब हुआ? उनकी कंसंट्रेशन मतलब रेक्टेंगल और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, लेकिन देखें, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, तो रिएक्शन रुकता तो नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। तो फिर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने ये क्यों लिखा है, नो नेट चेंज? इसको एक्सप्लेन करें। रिएक्शन डू मतलब नॉट ये स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। पहली बात सर, इनकी स्पीड मतलब सेम रहती है, इक्वल रहती है। यस, इसके अलावा इनकी जो कंजम्पशन होती है वो भी सेम रहती है। यस, इसमें बात यही है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, अगर 1 मिनट में 30 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 1 मिनट में ही 30 मॉलिक्यूल से, मतलब टोटल रिएक्टेंट के प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। अगर 1 मिनट में 30 कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्टेंट के, तो 1 मिनट में 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो नो नेट चेंज। सो दैट इज वाई कर्व्स आर पैरेलल। ओके, अच्छा, अब एक क्वेश्चन होता है यहां से रीजनिंग, कि ये जो कर्व होती है, जब भी मतलब प्रोडक्ट की कर्व देख लें या रिएक्टेंट की, सो ये जो कर्व होती हैं आपकी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, ये स्टीपर होती हैं इन द बिगिनिंग, स्टीपर इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। ऐसा क्यों होता है? मतलब स्टीपर का मतलब होता है फास्ट। ठीक है, कि ये शुरू में बड़ी फास्ट हैं और ग्रेजुअली स्लो क्यों हो जाती है। अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, तो देखो, अब ये अंदाजा लगाएं कि ये जो कर्व बनी हुई थी, मैं इसका कलर चेंज करता हूं। अगर ये इस हिसाब से यहां से शुरू होती है येलो के साथ से, इसको इधर जाना चाहिए, मगर ये ब्लू साइड पे क्यों टर्न कर रही है? ये अप साइड पे क्यों नहीं जा रही? ये सीधी क्यों नहीं गई? तो स्टीपर का मतलब ये है कि शुरू में ये तेजी से ग्रो कर रही है कर्व, ये वाली, और बाद में वो स्लो हो गई है, यानी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है कर्व में? जी बेटा। क्योंकि सर स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना स्पीड। यस, अब ये बोले ना कि जो रेट होता है ना रिएक्शन की, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब कि शुरू में आपके रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, कोलिजन फास्ट होता है, रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्टेंट यूज होने लग जाएगा, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाएगी, तो रेट यानी स्पीड भी कम हो जाएगा, तो कर्व स्टीपर नहीं रहेगी। ठीक हो गई बात? बात जी समझ सर। आई नहीं आई? सर आगे। आ गई। ओके, तो नेक्स्ट वन है मेरे पास, अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो बी हो और रिएक्टेंट जो है वो ए हो, तो इक्वेशन हो जाएगी ए से बी बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना? कोई सा केमिकल है जो रिएक्टेंट है उसका नाम ए है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बी है।
सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ए की अमाउंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। और बी की अमाउंट इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती जाएगी। यस, उसका डेल्टा जो है वो पॉजिटिव में जाएगा और इसका ए का नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं केमिस्ट्री में, इनको स्टडी करना? क्योंकि बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कमर्शियल इंपॉर्टेंट के हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, ये जो फर्टिलाइजर सिंथेसिस होती है, फर्टिलाइजर सिंथेसिस, उसमें फर्टिलाइजर सिंथेसिस में कौन सा, यूरिया जो फर्टिलाइजर है, उसके लिए अमोनिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और अमोनिया प्रोड्यूस होता है बाय हार्बर प्रोसेस, और जो हार्बर प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल का क्या मसला है? फॉर एग्जाम्पल, रिवर्सिबल का ये मसला है, इफ यू आर परचेजिंग, अगर आपने खरीदा है जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, और आप बनाना चाहते हो उससे अमोनिया, ठीक है, लेकिन अमोनिया आप जैसे ही बनाते हो वो वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट फैक्ट्री में यूरिया कैसे बनाओगे? प्रॉब्लम समझ आया? जी सर। प्रॉब्लम ये हुआ कि आपको तो अमोनिया प्रोड्यूस करना था, आप जैसे बनाते हो वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने जो प्रोडक्ट अमोनिया को जहां यूज करना था आप कर नहीं सकते। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमने इन शॉर्ट वो टेक्निक्स, वो टिप्स एंड ट्रिक्स समझनी है, वेज टू इंक्रीज यील्ड, यील्ड कह सकते हैं, और इंक्रीज मोर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने ये टेक्निक समझनी है कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको टेक्निकली बोले तो हमारे पास तो दो डायरेक्शंस हैं, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है रिवर्स या बैकवर्ड, ये दोनों नाम होते हैं। रिवर्सिबल नहीं, रिवर्स या बैकवर्ड। ओके। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी उस पर रिलाय करना पड़ेगा, हमें कौन सी डायरेक्शन को, ये डायरेक्शंस हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, हमें कौन सी डायरेक्शन को फास्ट करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो कौन सी डायरेक्शन को हमें, फॉरवर्ड को हम चाहेंगे कि क्योंकि उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड ज्यादा होना चाहिए और रिवर्स वाला कम होना चाहिए। इज इट? बात समझ आई? हम जी क्यों सर। चाहेंगे फॉरवर्ड ज्यादा हो? क्योंकि फॉरवर्ड जब ज्यादा होगा, फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। ठीक है। जब फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि उसका बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो कम से कम। सो अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम में होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बी लिख सकते हैं या स्मॉल आर। ये क्या मतलब लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, जो आपने इधर बात पढ़ी कि जो इक्विलिब्रिया होता है, जिसमें हमने बात पढ़ी थी कि एक मिनट में अगर 30 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक मिनट में ही 30 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब रिएक्शन इन कंडीशन में पहुंच जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन डायनेमिक कहाँ पहुंच गया, इक्विलिब्रियम। डायनेमिक। अभी तक हमने एक बात नहीं समझी, इसको डायनेमिक क्यों कहते हैं? वाई डायनेमिक? सिंपल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहते? क्योंकि सर हमारे पास जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। क्या होता है? दोबारा बताएं, दोबारा नहीं बताएं पता। बेटा। जी। सर रिएक्शन रुकता नहीं है, वो मुसलसल होता रहता है। बिकॉज द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप,
रिएक्शन डू नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जाकर वो स्टैटिक नहीं होता। देखो, डायनामिक का मतलब होता है मूव करने वाली चीज या मूवमेंट वाली, या वो इसका अपोजिट होता है स्टैटिक, फिक्स। फिजिक्स में जो आप इक्विलिब्रिया पढ़ते हो कि भाई एक बच्चा इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, इतने वजन आप एक साइड पे रख दो, एक ही लोड दूसरी साइड पे रख दो, तो वो आपका जो है ना वो इक्विलिब्रिया स्टैटिक हो सकता है। डायनेमिक का मतलब होता है वो इक्विलिब्रिया पे तो है लेकिन उसकी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कौन सी हो रही है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट नो डाउट रेट्स आर सेम। ठीक है, जी कोई सर। क्वेश्चन यहां तक? नो सर। चले क्विकली देखते हैं जी लॉ ऑफ मैस एक्शन को। लॉ ऑफ मैस एक्शन कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? सीएम गुलबर्ग, पी वेग। ठीक है, ये आई होप आपको आता होगा, बस हम इसको क्विकली देखेंगे। लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है, इसमें क्या है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। सो अगर ए के साथ मोल्स हैं स्मॉल ए, बी के मोल्स हैं स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी और डी के हैं स्मॉल डी। ठीक है, अब ओके, अब हम देखते हैं जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज के इक्वल होता है, किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंस पे। रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड का सिंबल हो गया आर एफ, और रिएक्टेंट यहां पे कौन है? ए और बी मोल। इनके मोल्स कितने हैं? स्मॉल स्मॉल। अच्छा जी, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है जी? वो होगा प्रोडक्ट के। सो प्रोडक्ट यहां पे है जी, इसकी सिंबल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड लिख लें या आर आर लिख लें, जो भी। अच्छा, अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन काट दें, खत्म कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? आर एफ इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी, राइट। और अगर इसका भी काट दें तो यहाँ कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा? इसको बैकवर्ड की बजाय बुक में रिवर्स लफ्ज यूज है आपकी बुक में ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा के आर सी स्मॉल सी डी स्मॉल डी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कौन सी दो चीजें इक्वल होती हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यस, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स के। तो दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर देंगे, के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन के आर इंटू सी कंसंट्रेशन स्मॉल सी डी कंसंट्रेशन स्मॉल डी। सो के एफ ओवर के आर इक्वल टू, तो के एफ ओवर के आर को क्या कहते हैं? के सी। सी डी क्या होता है जी? सी और डी यहाँ पे प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टर। सो अंडर व्हाट कंडीशन Kc वैल्यू कैन बी यूनिटी? जी बेटा, Kc की वैल्यू यूनिटी का मतलब होता है वन।
1 कब आ सकता है? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 30 है और रिएक्टेंट की भी 30 हो, तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी। सो अगर केसी की वैल्यू अब 3 किस्म की हो सकती है ना, केसी लेस देन 1, केसी इक्वल टू 1, केसी अबव 1। अब आप ये जरा बताएं किन कंडीशन में केसी की वैल्यू 1 से ऊपर आ सकती है? जब प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो, लेट्स सी 20 हो, नीचे 18 आ जाए, 10 आ जाए, तो वो 1 से बिग आंसर आएगा, राइट? ठीक है। जी सर। और लेस देन 1 कब आएगा? जब हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होंगी। यस। और रिएक्शन के शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए जब केसी की वैल्यू बहुत कम है तो उसमें ज्यादा चांस है कि अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? ओके सर। चलो ठीक।